आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं इम्तियाज़ हुसैन लाल साहिब, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फूड कंट्रोलर भी हैं और फूड अथॉरिटी के कंट्रोलर ज़िला पुंछ के साथ साथ प्राइस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब, आप शायद कोई वाहिद खुशकिस्मत इंसान हैं, ऐसे ऑफिसर हैं कि जिनका तबादला हुआ पुंछ से तो बड़ा एहतजाज देखने को है। क्या वजह है? कोई एहतजाज वालों को मुफ्त आटा फराहम करते रहे या क्या ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से लोगों ने एहतजाज किया और आप दोबारा आए? शफ़क़त ज़िया साहब, मैं सच्ची बात है, मैं हैरान होता हूँ और बाज़ का सोचता रहता हूँ। जब रात को मैं सोता हूँ तो मैं इन चीज़ों पे गौर करता रहता हूँ कि मेरे अल्लाह, मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी आपने रख दी है कि इन लोगों को पसंद आ गई और वो मेरी डिमांड करते हैं कि यहाँ पे रहे। और मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। हाँ, मैं अल्लाह के यहाँ इंकसारी ज़रूर करता हूँ और मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि जो मेरे फ़राइज़ मनसबी हैं उनको अहसन तरीके से मैं सर अंजाम दूँ और लोगों की खिदमत करूँ। शायद वो जो इखलास मेरे बस में था, जितना मैं कर सकता था, और जो फ़राइज़ मनसबी जिसके लिए मुझे सरकार ने यहाँ पे मुतय्यन किया है, उसकी मैं कोशिश की है कि लोगों के जो जायज़ हकूक़ हैं वो लोगों तक पहुँचे। शायद उस इखलास का मुझे अल्लाह ताला ये समझ दे रहे हैं। और मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ जनाब की वो बात को मैं सेकंड करता हूँ कि पुंछ की जो इस ज़िला पुंछ का ये हार्ड ज़िला तस्वर किया जाता है पूरी आज़ाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और यहाँ के लोग मुझे इस तरह ऑन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मेरी खुशकिस्मती ही है। चूँकि जब किसी ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है तो लोग दुआएं करते हैं कि शुक्र है इसे जान छूटी, और मैं समझता हूँ लोगों का ज़र्फ़ है, ये उनकी आला ज़र्फ़ी है, ये इनका हुस्न ज़न है, हुस्न नज़र है कि मुझ जैसी नाचीज़ को इन्होंने पुंछ के अंदर बर्दाश्त किया। इम्तियाज़ साहब, आटे की किल्लत रही पिछले अरसे में, लोगों ने एहतजाज भी किया और लोगों की तरफ से बहुत शिकायत थी। ऐसा क्या आपने कर दिया कि आटे की अब ज़रूरत पूरी है, डीलरों के पास आटा पड़ा हुआ है, कोई आटे की कमी उस तरह से महसूस नहीं हो रही? क्या किया आपने? जी शफ़क़त ज़िया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आटा पहले भी इसी तरह आ रहा था। चलें, कुछ कोशिश करके हमने बढ़ाने की कोशिश की, कुछ एलोकेशन हमें थोड़ी बहुत इजाफी मिली, लेकिन मैंने मैनेज किया चीज़ों को। मैंने जाकर डीलर्स के लेवल पे चीज़ों को ठीक किया और मैंने कोशिश की कि प्रॉपर तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, साफ़ और शफाफ बनाया जाए, ताकि मेरे डेपो के अंदर जो आटा आता है मिल से वो प्रॉपर तरीके से डीलर के पास मतलब जाए। और जब डीलर के पास जाए फिर हमने कोशिश की कि डीलर से अवामुन नास तक जाए। उसके ऊपर हमने ह्यूमनली पॉसिबल जितने भी चेक्स थे वो भी लगाए, अपने अमले को भी मैंने विजिलेंट एक्टिव किया और ख़ुद भी वक्तन फ़वक्तन पहुंचता रहा, देखता रहा। और मैंने कोशिश की लोगों का जो हक है, जिसका मैं अमीन हूँ, कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो डीलर उस गांव की उस आबादी का कस्टोडियन है, तो मैंने उनके अहवाल के हवाले से भी बात की और जहाँ पे कोई लैकुनास थे वो दूर करने की कोशिश की कि जिसका जो हक है वो डीलर के ज़रिए प्रॉपर तरीके से पहुँचे। जब इस सिस्टम की हमने, मेरे स्टाफ ने कड़ी मॉनिटरिंग की, तो वो जो रास्ते के अंदर लीकेज थी डीलर लेवल के ऊपर और जो मसाइल थे, जहाँ पिक एंड चूज़ था, जहाँ फेवरेटिज़म थी, जहाँ आइडियालॉजी की बुनियाद पे, पार्टी की बुनियाद पे वो चीज़ें उनकी तशरीह हो रही थी, उन लोगों को दिया जा रहा था, हमने अक्रॉस द बोर्ड उस सिस्टम को ऑन किया। तो जब अक्रॉस द बोर्ड किया तो लोगों तक नफ़ा पहुँचना शुरू हो गया। वही जो हमारा पॉसिबल और जो हमारे पास जो रिसोर्स था उस रिसोर्स को हमने मैनेज किया, तो आपको पता है कि शिकायत भी कम होना शुरू हो गई, लोगों तक आटा भी पहुंचना शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कोई इतना कमाल नहीं किया, लेकिन अपनी मैनेजमेंट को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया, जिससे लोगों तक समरात जाना शुरू हो गई। अच्छा, आप, हमें तो शिकायत अब बहुत कम आ रही हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? जो आपको आटा मिल रहा है वो काफ़ी है? अभी ये जो आवाम की मुश्किलात है वो दूर हो चुकी है मुकम्मल? और दूसरा साथ ये बताएं कि कुछ डीलर्स की तरफ से ये है कि आप उनको आए रोज़ कभी रजिस्टर थमा देते हैं, कभी वो फरिश्ते थमा देते हैं, जिनको फिल करने के लिए उनको काफ़ी परेशानी होती है। ये क्या सिलसिला? जी शफ़क़त ज़िया साहब, इस ज़िमन में मैं जनाब से गुजारिश करूँ, एक तो एलोकेशन जितनी मेरी आबादी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल रही, उसमें कमी ज़रूर है।
लेकिन हमने जो मैनेजमेंट अपनी बेहतर की उससे मैक्सिमम लोगों तक और डिज़र्विंग लोगों तक आटा पहुंचाने की कोशिश की, उन तक जो है वो पहुंच रहा है। जो आपने डीलर्स की बात की, रजिस्टर थमाने की और जो लोगों को फहरिस्तें थमाने की, तो इसमें मैं गुजारिश करूं, देखें किसी को ट्रबल में डालना हमारा मकसद नहीं है, किसी को मुसीबत के अंदर डालना या तंग करना हमारा ये SOPs का हिस्सा नहीं है। इसमें सर इसलिए सारा सिस्टम किया कि हर चीज़ ऑडिटेबल हो। हम पे महकमे पे एतराज़ात लगते रहे कि इनका आटा यहाँ पे नहीं आता, इनकी गंदम यहाँ पे नहीं आती, तो हमने उस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए और अपने लेवल पे जितनी भी जो चीज़ें थी उनको बेहतर करने के लिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया, ह्यूमनली पॉसिबल चेक्स लगाए ताकि हमारा भी ऑडिट हो। मिल से कितना आटा आया मेरे डिपो पे, मैं ये ओपन आज मैं इस चैनल के तवज्जो से लोगों से कहता हूँ कि आएँ चेक करें कि जितनी एलोकेशन मुझे गवर्नमेंट ने एलोकेट की है हर महीने के लिए, चेक करें कि आया वो आती है या नहीं आती। मैं एक एक जो थैले और एक एक बैग का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मिल से जितना आटा आता है वो आटा हम स्टॉक रजिस्टर के ऊपर उसका रिसीव करते हैं और अब हर शख्स को पता है कि मेरे किस डिपो की एलोकेशन कितनी है। जैसे रावलाकोट में ही बैठे मैं, तो रावलाकोट को एज अ मॉडल डिपो में अगर बात करूं तो लोगों को पता है कि रावलाकोट डिपो की एलोकेशन 400 मैट्रिक टन है। अब लोगों को ये भी पता चल गया हुआ है, हमने अवेयर भी किया और लोग खुद माशाल्लाह इतने एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि 400 मैट्रिक टन के ऊपर बैग्स कितने बनते हैं। फिर उनको पता है कि इस डिपो के ऊपर डीलर्स कितने हैं। फिर उनको पता है कि हर डीलर को पॉसिबली कितना मतलब आटा मिल रहा है। अब डीलर जब हम आटा लेते हैं तो वो तो आपको पता चल गया, वो चीज़ भी पब्लिक हो जाती है, लोगों को पता है कि मिल से इनका इतना कोटा बना। जब आ जाता है फिर डीलर्स को पता चल जाता है कि हमारे पास इनका इतना आटा है। जब हम उनको देते हैं तो परमिट बुक के ऊपर उनको आटा इशू करते हैं, यानी जिस डीलर को जितना आटा दिया जाता है परमिट बुक पर बाद मतलब दस्तखत उसको आटा हम जो है वो इशू करते हैं। जब वो हमसे आटा ले जाता है तो आगे जिस आबादी के लिए उसको डीलर मुकर्रर किया जाता है, तो हम इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये डीलर साहब जो हैं हमसे तो आटा लेके गए, क्या आबादी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस मकसद के लिए एक प्रोफार्मा के तहत हमने रजिस्टर कंपोज करवाया है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मुकम्मल करें और डीलर जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। जिसके प्रोफार्मा के मैं अगर ज़िमन बता दूँ, उसके अंदर क्या है, नाम जो है वो सरबराह कुंबा, उसका क्या नाम है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, उसके ज़ेरे कफ़ालत जो है वो कितने अफराद हैं और उसका फिर महीने का कोटा कितना बनता है, कितना आटा बनता है। जब वो ले जाता है तो उसके वो नुमाइंदा या उसके घर का जो ज़िम्मेदार है वो उसके ऊपर दस्तखत करके ले जाता है। उस प्रोफार्मे के अंदर उसका जो फ़ोन नंबर वो दर्ज होता है। जब हम डीलर के पास जाएं तो उस फ़ोन नंबर पे हम जो पता करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि डीलर ने आपके नाम पे इतना आटा लिखा हुआ है, क्या आपको ये मिला है या नहीं मिला। चूँकि आबादी तो डीलर भी एक दूर दराज बैठे में, हमारे लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ रहा है, लेकिन आबादी उससे कहीं दूर दराज है। वो अब पब्लिक मतलब किसी टॉप एरिया में लेके कोई बंदा चला जाता है तो हमारे लिए पहुंचना वहाँ मुमकिन नहीं होता, तो हम फ़ोन करके फिर उससे कंसल्ट कर लेते हैं कि आपके नाम पे फ़लान डेट को इतने बैग्स आटे के लिखे गए, क्या आप ये लेके गए या नहीं गए। तो बुनियादी तौर पे जितने प्रोफार्मास की बात की आपने, जो फहरिस्तें बनानी हैं, हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक चीज़ को एलाबोरेट करना ज़रूरी मैं समझूंगा। ये प्रोफार्मा हमने इसलिए दिया कि आटा रेप्लिकेट हो रहा था। मसला ये बन रहा था कि कुछ लोग एक डीलर से भी आटा ले रहे हैं, दूसरे से भी ले रहे हैं, तीसरे से भी ले रहे हैं। जो सरमाए वाला तगड़ा आदमी है वो तो आटा सारे डीलरों से उठा के ले जाता था। जब मजदूर दिहाड़ीदार दिहाड़ी लगा के आता था तो उसके लिए आटा नहीं बेचता था। हमने कोशिश की प्रोफार्मा बन जाए, जैसे किसी वार्ड की मैं आबादी अगर फॉर एग्जाम्पल बता दूँ यहाँ पे एलाबोरेट करके, मैं कहता हूँ किसी वार्ड की आबादी है 1000 और वहाँ पे डीलर हम फर्ज करते हैं कि 4 डीलर हैं, तो इसका मतलब है कि 4 डीलरान के पास आबादी 500 की आबादी आनी चाहिए। जिन 500 अफराद की ये फहरिस्त बनाएंगे, डीलर ए अगर 500 अफराद की फहरिस्त बनाएगा तो डीलर बी भी 500 अफराद की फहरिस्त बनाएगा, लेकिन उन अफराद को उस फहरिस्त के अंदर नहीं शामिल करेगा जो डीलर ए ने बनाए हैं। जब डीलर सी फहरिस्त बनाएगा तो वो इन दोनों के जो जितने भी हैं वो अफराद उनको रेप्लिकेट नहीं करेगा। इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर डाटा आ जाना है जिससे आटे की रेप्लिटेशन और रेप्लिकेशन जो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और फिर हम इन अफराद को 500 अफराद का कोटा भी देंगे। कोटा दे के कहेंगे ये कोटा है, ये आपके अफराद की फहरिस्त है जो उनकी दुकान के ऊपर या मतलब का जो सेल सेंटर है उसके ऊपर लगी होगी।
लोगों का कोटा बना हुआ होगा, अफराद का नाम लिखा हुआ होगा, वो सेल डे पे आएंगे बगैर लाइन में लगे हुए प्रॉपर तरीके से वो आटा लेंगे और लेके अपने घरों को चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम में बनाने में डीलर भी हमारे साथ मावनत करें और करेंगे, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है महकमे के और वो महकमा के नुमाइंदा हैं। और डीलरशिप एक वॉलंटियर सर्विस है। मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट करोड़ों रुपए सब्सिडी जो है वो माहाना बर्दाश्त करती है, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की बात करें तकरीबन 1 अरब और तकरीबन 1.25 अरब के करीब सब्सिडी जा रही है। अब आम बंदे तक ये पहुंचे ही ना, मेरे ख्याल से मेरे बैठने का मकसद फोत हो जाता है, इस डिपार्टमेंट का मकसद फोत हो जाता है, और स्टेट जो चीज़ स्टेट के इंटरेस्ट है कि लोगों तक पहुंचे वो चीज़ मतलब पूरी नहीं होती। तो अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि लोगों का हक प्रॉपर तरीके से लोगों तक जाए, तो इसके लिए हमने ये परफॉर्म और सारी चीज़ें जो है वो इशू की हैं और जिसके पर अमल दरामद करवाया। अच्छा, ये जो आपने पिछले अरसे में कीमतों का भी तयन किया था, एक फरिश्ते हमारे पास भी आई थी, इस पे भी शिकायत हैं, यानी रावला कोट शहर से लेकर बाहर तक हर जगह ये शिकायत आती है कि उस कीमत पे आटा नहीं मिल रहा, 50 रुपया, 60 रुपया, कहीं 40 रुपये, कहीं 30, यानी उससे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? जी, जो कीमतों का हमने तयन किया था, जिसकी फहरिस्त आपको फराम की गई थी, मीडिया के ऊपर पब्लिक की गई थी, और मैं एक चीज़ यहाँ मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैंने 2 से 3 दफ़ा ज़िला पुंछ के तमाम मोज़ेजात और तमाम गाँवों का, यानी मेरे 32 सप्लाई डिपो ज़िला पुंछ के, कोई ऐसा गाँव नहीं छोड़ा जिसका रेट नहीं जारी किया। इसके ऊपर जो कार्रवाई की अगर इख्तिसार के साथ बात करें, जहाँ जहाँ से मुझे शिकायत मौसूल हुई कि फ़लान डीलर का ये आपने रेट का तयन किया हुआ है और उसने इस रेट से मुझसे ज़ायद वसूल किया है, मैं ज़ाती हैसियत में गया हूँ, वहाँ मैंने इंस्पेक्टर को भेजा है और वहाँ जो शाकी था वहाँ मौजूद होते थे, उनकी शिकायत जब विटनेस वहाँ पे आ जाते थे, चीज़ें प्रूव होती थी, तो मैंने डीलरशिप की लाइसेंस कैंसिल किए हैं। और जिन्होंने आबादी को नहीं दिया, ये छोटी माइनर गलती की या रिकॉर्ड की तदवीन नहीं की, तो उनके लाइसेंस मैंने मुअत्तल किए और हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अगर शिकायत हैं तो जनाब के थ्रू मुझ तक आ जाएं, या वो लोग जो एग्रीव्ड हैं जिनको प्रॉपर रेट के ऊपर आटा नहीं दिया जाता मुझ तक पहुँचे, मेरे इंस्पेक्टर तक पहुँचे, इंशाल्लाह स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उस डीलर को कोई राइट हक नहीं है कि जो रेट हमने उसका मुनाफा तय करके, एक चीज़ और खोल के बता दूँ, सप्लाई का रेट, हम रेट का तयन कैसे करते हैं, सप्लाई का रेट, उसके लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, जो कैरेज पड़ता है डिपो से लेके उसकी दुकान तक, वो उसको देते हैं और प्लस हम उसका प्रॉफिट देते हैं, ये तय करके हमने उसको रेट दिया हुआ है और रीज़नेबल उसको रेट दिया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कायमा हदायत के ऊपर कोई डीलर वो कंप्लाइंस नहीं करता, अमल दरामद नहीं करता, तो उसको हम बिल्कुल स्टेट की तरफ से भी हमें ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस हैं, हमें सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शंस हैं कि हम तो बिल्कुल कतन भी ऐसे शख्स को बेयर नहीं करते और बर्दाश्त नहीं करते। और जब कभी ये मुझे शिकायत आई कि किसी ने जो मैंने उनको रेट दिया हुआ है उससे ज़्यादा वसूलने की कोशिश की, वसूल करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूँ कि वो डीलर ऐसा वहाँ पे नहीं रहेगा। इम्तियाज़ साहब, शहर में रोटी और नान की क्या कीमत है, और फिर इसका साइज़ के हवाले से बड़ा ये शिकायत आती है कि वो जो है आटे का, अगर रोटी का वज़न जो है वो उस तरह से नहीं होता, इस पे क्या? अच्छा, आज मैंने ये आज ही जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग 3-4 रोज़ कबल हुई थी, चूँकि मैं ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, रेट्स का तयन और उनकी मतलब प्रोपागेशन मेरी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज ही, बल्कि हमने रोटी का, पराठे का, इन चीज़ों के रेट का तयन भी किया है। चूँकि रोटी का रेट का तयन हमने जो करंट प्राइस चल रही है आटे की उसके हवाले से किया, सरकारी आटे के हिसाब से नहीं किया हुआ। तो 15 रुपये की रोटी जो है वो हम दे रहे हैं, 100 ग्राम उसका वज़न होना ज़रूरी है। उसके बाद जो नान है इसकी 20 रुपये है, और रोगनी नान है, जो नान मैंने बताया है सिंपल नान, इसकी 100 ग्राम का होना चाहिए और इसकी प्राइस 20 रुपये है। और उसके बाद रोगनी नान है, उसका भी मतलब वज़न यही है, कोई एडिशनल चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, तो रेट मैंने 25 दिए। और जो पराठा है जिसका वज़न 200 ग्राम होना चाहिए, तो उसका भी मैंने प्रॉपर तरीके से आज दे दिया, उसका 50 रुपये हमने रेट दिया है। चूँकि 200 ग्राम उसमें आटा लगता है, उसके अंदर घी लगता है, सारी चीज़ें, उसके दुकान का किराया, उसकी लेबर चार्जेस सारे निकाल के दे दिए हुए। अब रेट तो मैंने वज़न के मुताबिक दे दिया हुआ है। इसमें हमारी एक कमेटी के मेंबर्स हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी के इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेयर्स, उनको हमने डायरेक्ट कर दिया हुआ है, बल्कि डी साहब की भी सख्ती से हदायत हैं
कि जो हमने रेट दिया है तो रेट के मुताबिक वेट और क्वालिटी का होना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एक और काम भी किया है जो आज नाज़रीन को बता दूं कि मैंने चाय का रेट जो जारी किया है, चाय का सिंगल और फुल कप का एक बड़ी कन्फ्यूजन्स थी और छोटे छोटे गंदे और छोटे से बर्तन के अंदर वो मतलब कप्स यूज़ करके तो लोगों को चाय देते थे। आज मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि फुल कप चाय है तो उसका मतलब 250 ml का कप होना चाहिए जो फुल है। हाफ है तो हाफ इसका 125 मिलीलीटर का कप होना चाहिए। और जो स्पेशल चाय है जिसकी कीमत जो है ना वो उन्होंने 80 रुपये रखी है, तो वो स्पेशल चाय भी 250 ml होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड उसका वेट और उसका रेट हमने बिल्कुल तयन कर दिया हुआ है। इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है को अकॉर्डिंग टू रेट वेट को वो चेक करें और इसको एंडोर्स करें। ये चाय के रेट्स आपने क्या दिए हैं? चाय का जो रेट दिया फुल कप जो दिया है मैंने 250 ml वो 50 रुपीज़ दिए हैं, और जो हाफ है उसका जो है वो मेरे ख्याल 30 है, वो मैं लिस्ट देखनी पड़ेगी। और फुल जो स्पेशल चाय उसका 80 है, लेकिन उसके अंदर टोटल नेचुरल इंग्रेडिएंट हम कहते हैं कि वो यूज़ करें और प्रॉपर तरीके से जो उसका रेट बनता है। चूँकि आपको पता है हर चीज़ के रेट चढ़ गए हुए हैं, तो इनकी लेबर चार्जेस, इनके मसाइब को, इनकी मुश्किलात को, सारी चीज़ों को देख के तो हमने एक रेट फ़िक्स किया है जो रेट रीज़नेबल भी ज़रा महंगाई हर तरफ है, लेकिन ये है कि ये अगर वेट्स को अगर देख लिए, वेट एंड रेट को रेशो को अगर देखा जाए, इम्प्लीमेंट हम करने की पूरी कोशिश करेंगे तो अगर ये इतना मिलता है तो लोगों के लिए मुनासिब है। इम्तियाज़ साहब, रमज़ान मुबारक में हमने देखा कि सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह की प्राइस जो है वो उनकी लिस्टें तो नज़र आई, लेकिन उसके बाद 6 माह कोई प्राइस लिस्ट हमें नज़र नहीं आई। कहीं अगर आप देते भी हों तो शायद वो कहीं अंदर डाल देते हों, लेकिन यह है कि बाहर हमें नज़र नहीं आती और बहुत तजाद है मुख्तलिफ जगहों पे, हर एक ने अपनी अपनी कीमतें कर रखी हैं। इसके हवाले से भी कोई काम किया? जी बिल्कुल, जो एक ताख़ीर हुई है रेट लिस्ट में, लेकिन वो तहसीलदार सब इसी सब जारी करते रहे, हमारे एंड पे ज़रूर हुई चूँकि हम आटे के बुरान के अंदर फंस गए। अब मैंने फुली जो प्राइस कंट्रोल का तयन है, प्राइस का तयन है, वो मैंने ज़िम्मेदारी ले ली है और मैं इंशाल्लाह कल आपको तमाम सेक्टर्स की नहीं हो आपकी सब्ज़ी के रेट्स हैं, फ्रूट्स के रेट्स हैं, आपके गोश्त के जो रेट्स हैं, आपके मुर्गे के रेट्स हैं, अंडे के रेट्स हैं, आपका चाय का रेट मैंने आज दे दिया हुआ है, रोटी के रेट्स हैं, ये सारे कर लिए हुए हैं। होटल का और बेकरी का चूँकि मीटिंग करके हमने थोड़ा सा तयन करना है, उनको रेशनलाइज करना है और कहीं पे अगर कोई मार्जिन उनका बनता है, उनकी शिकायत रहती है, उसको हमने देना है। जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं तो हर दुकान पे कोशिश करूँगा, मेरा पर्सनल बंदा जाएगा और हर दुकान पे दे के आएगा। अब ये है कि आपको पता है इतना बड़ा सिटी है, अगर किसी कोई रेट लिस्ट नहीं दिखाता तो उसके ऊपर मैंने शिकायती नंबर लिखा हुआ है, मैंने उसको वाज़े हुक्म दिया है वहाँ पे कि इसको वाज़े जगह पे आप आवेज़ा करें, ताकि लोग भी एक जाते हुए पब्लिक मेरे साथ ये तावन करें कि जब आप किसी चीज़ की ख़रीदारी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो आप जाके उस फूड बिज़नेस ऑपरेटर से आप प्राइस लिस्ट मांगें, वो आपका बुनियादी राइट है और दुकानदार देने का पाबंद है। अगर वो नहीं देता तो आप ज़रूर कंप्लेन करें, हमारे नंबर पे आप नोट करवाएं तो हम उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह जो भी तादीबी और ज़ाब्ता की कार्रवाई जो हमारा प्राइस कंट्रोल एक्ट, प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट है, उसके तहत हम ज़रूर इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करेंगे। आज के बाद कतन आपको ये शिकायत नहीं होगी कि किसी के पास प्राइस लिस्ट नहीं है। हाँ, अगर छुपा लेता है तो वो आप कंप्लेन करेंगे, उसके ख़िलाफ़ शिकायत रजिस्टर्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम सख्त से सख्त जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, गोश्त के हवाले से ये है कि उसकी कीमतों का क्या तयन किया गया है? यहाँ तो जो रावला कोट में इस वक्त चल रहा है, छोटा गोश्त जो है वो 1400 रुपये का मिल रहा है, जो बड़ा गोश्त है वो भी 750 का, उसमें भी कैटेगरी की गई है कि ये छोटी भैंस थी या भैंसा था तो उसका जो है 800 रुपये है। तो इसका क्या तयन? अच्छा, इसका मासर नो तयन कर रहे हैं, चूँकि हमने पहले 1100 गालिबन था छोटे गोश्त का और 650 था मोटे गोश्त का रेट था। उसके अंदर कसाब यूनियन की जितनी भी मीटिंग है उन्होंने अपने ग्रेवियंसेस का इजहार किया, तो हमने कहा चलें उसको हम कमेटी के अंदर रिव्यू में ले जाते हैं चीज़ें। तो हम फिर एग्जैक्ट जो है इसके अंदर लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट के लोग हमारे पास मौजूद हैं, अमूर हैवानात के, चूँकि उनकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, उनको इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लेते हुए इनके साथ जल्द हम इस वीक के अंदर एक मीटिंग करेंगे
जिसके अंदर रियलिस्टिक किस्म का रेट, जिसके अंदर इनको नुकसान भी ना हो और आवाम का मफाद के ऊपर भी कट ना लगे, वो रेट जारी करेंगे और कोशिश करेंगे वो रेट वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। और मैं कोशिश करूँगा गोश्त के रेट ये खुफिया हिडन छोटी रेट लिस्ट पे ना हो, बल्कि जब आपको पता है कि ये चेंज काफ़ी लंबे अरसे के बाद होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे एक पेना फ्लैक्स वहाँ पे लग जाए जिसके अंदर रेट का तयन हो, तो वो प्रॉपर तरीके से दिए जाए। और छोटी और मोटी ये जो आपने किया, तो कैटेगरी ABC तो खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर होती नहीं। जब आप रेट ले रहे हैं तो आपको चीज़ स्टैंडर्ड की देनी पड़ेगी। ऐसी मुर्दार किस्म की, मैं आपको बताऊँ, ये बीमार किस्म की, बूढ़े किस्म के जानवर आप ज़बह करेंगे तो आप ये कहेंगे ये छोटी है तो इसका रेट ये है, तो इसका मोटी है तो रेट ये है, ये बड़ी है रेट ये है। तो मैं हतमी वार्निंग देते हुए रिक्वेस्ट भी ये करूँगा आपको कि आप मेहरबानी फरमाएं, आप ऐसे जानवर को ज़बह ना करें जो नाकाबिल ज़िबा हो, जिसकी हेल्थ की कंडीशंस ठीक ना हो, जिस जानवर की उम्र ठीक ना हो, जिसका गोश्त हेल्दी सेहतमंद ना हो, तो ऐसी चीज़ें मत ज़बह करें आप। क्योंकि इंसान कहते हैं खुराक की बदली हुई शक्ल है, इतना ही इंसान सेहतमंद होगा, खूबसूरत होगा, हेल्दी होगा जितनी इसकी खुराक अच्छी होगी। अगर हम चीथड़े, गोश्त के लोथड़े और इस तरह का मतलब है सब स्टैंडर्ड किस्म का मीट लोगों को देंगे, मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है। तो आज आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं इनको वार्न करता हूँ कि क्वालिटी सेफ्टी के ऊपर कतन कोई टॉलरेंस नहीं है। चूँकि शायद ज़मान केस के अंदर सुप्रीम के कोर्ट आज़ाद कश्मीर डायरेक्ट हियरिंग कर रही है और कोई भी बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व पाया गया तो ज़ाहिर है फिर हम सीलिंग तो होनी है, कार्रवाई होनी है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने और वो बंदा जाने, हम उसका ज़रूर जो है वो ट्रायल करेंगे। अच्छा इम्तियाज़ साहब, जिस तरह आपने कहा कि वो आप किसी पैनाफ्लेक्स या किसी चीज़ पे वाज़े तौर पे लिखेंगे, ये अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ हमारे यहाँ तसलसल से भी हो रही है और बड़ी अच्छी है, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ मुर्गी का जो है वो रेट रोज़ाना स्लेट के ऊपर वो लिखी होती हैं कीमतें। तो एक तो ये है कि उस तरह से भी ये हो सकता है कि गोश्त की कीमत कहीं वाज़े तौर पे लिखी हो ताकि हर आदमी देख भी सके, और शिकायत के लिए नंबर भी साथ हो कि अगर कहीं शिकायत है तो वो। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि मुर्गी के हवाले से भी ये अच्छा जहाँ पे है वहाँ पे महसूस ये होता है कि हम जब देखते हैं रावलपिंडी के मुकाबले में तो 20-25 रुपये का कोई फ़र्क महसूस होता है। तो ये इसको आपने तहकीक करके चेक करके कर रहे हैं या क्या वो खुद ही रेट लगा रहे हैं? अच्छा, इसका सर ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका रेट इंटरवल के 15 दिन के बाद जारी करते हैं, महीने के बाद जारी करते हैं। जो आपकी मुर्गी है, अंडे हैं, उसके बाद सब्ज़ी हैं, फ्रूट्स हैं, इनका रेट जो है वो डेली की बुनियाद पे जारी होता है। हमारी सोर्स मार्केट बुनियादी तौर पे पिंडी है या सियाला है, यहाँ से हम आज जो मैंने प्रॉपर जो सिस्टम शुरू किया है प्राइस कंट्रोल का, हम सोर्स मार्केट से रेट लेते हैं कि पर मन का मुर्गे का रेट पीछे मार्केट में मंडी जब रोज़ सुबह या रात को खुलती है उसका रेट क्या है, वो रेट लेके फिर हम उसका ट्रैवलिंग कैरेज डालते हैं कि ये 1 मन मुर्गा पहुंचाने में इनकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक। फिर उनके सारे सर्विस चार्जेस निकाल के उनका हम प्रॉफिट देते हैं और हमें तयन हो जाता है कि 1 kg के ऊपर इनको इतना प्रॉफिट देना है। तो एक थोड़ा सा इशू है कि मुर्गे का रेट पेनाफ्लेक्स पे लग नहीं सकता, चूँकि पेनाफ्लेक्स जब बनता है वो मशीन के अंदर बनता है तो स्लेट के ऊपर वो लिखते हैं। लेकिन आज के बाद कल से इंशाल्लाह मेरी प्राइस लिस्ट हर दुकान के ऊपर आ जाएगी। तो मुर्गा लेते हुए हज़रात थोड़ा सा इसका ये तावन करेंगे हमारे साथ और अपने साथ स्पेशली कि वो रेट लिस्ट तलब कर लें। जो डेली का रेट होगा उसके अंदर हमने सारी चीज़ें उनका मार्जिनाइज डाल के जो सेल रेट दिया हो तो उस सेल रेट के ऊपर फरोख्ती करें। अगर कोई बंदा उस रेट के ऊपर फरोख्ती नहीं करता तो वो आप जो है ना ज़रूर हमारे साथ कंप्लेन अपने रजिस्टर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमीडिएट रिस्पांस दें और उस मतलब जो ज़्यादा मुनाफाखोर है तो उसके ख़िलाफ़ हम डिसिप्लिनरी जो एक्शंस हैं डिस्क्राइब हैं प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करें। इम्तियाज़ साहब, गैस सिलेंडर के हवाले से भी यहाँ पे बहुत सारे मसाइल रहे हैं। पिछले अरसे में जहाँ डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ काज़मी साहब थे, एक बड़ा एक्शन लिया गया था और उसमें प्राइस को कंट्रोल किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम चल रहा है। हर एक तो ये है कि एक आध कोई शॉप है जिसके वाज़े बड़ा फ़र्क होता है 300-400 रुपये का, तो उसमें होता है। तो उसके हवाले से भी एज ए प्राइस कंट्रोल कमेटी के आपने कोई? जी अच्छा, इसके अंदर मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो सिलेंडर का LPG का रेट्स है, गैस सिलेंडर्स का रेट्स है, इसके अंदर एक वाज़े तफावत है। चूँकि हमारा काम तो रेट देना, बल्कि हमें भी रेट देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, चूँकि
LPG के रेट्स का तयन, फ्यूल का तयन ओगरा करती है। और ओगरा जब नोटिफाई करता है तो उस नोटिफिकेशन को अगर बगौर मुलाजा किया जाए तो उसके अंदर दो चीज़ें, एक प्रोडक्शन रेट लिखा होता है कि कंपनी को ये प्रोड्यूस करके पड़ा कितने का है, और दूसरा कंज्यूमर रेट उसके अंदर मौजूद होता है। और जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं इसकी, वो उस रेट के ऊपर उसको सर्विस दे के उसकी दुकान के ऊपर पहुंचा के देती हैं और उसके अंदर उसका मार्जिन शामिल होता है। अक्सर जो रेट का गैप आ रहा है कि एक कंपनी का है, जैसे वाब गैस की ओरिजिनल अगर यहाँ पे एजेंसी है तो उसका रेट तो मेरे ख्याल से कंपनी ही नोटिफाई करती है और वो हमें तयन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो नोटिफाइड होता है वो सेल पॉइंट से उस पर मिलना चाहिए। इशू आ रहा है डीकेंटिंग का। डीकेंटिंग मीन ब्लैक फिलिंग हो रही है। ये सिलेंडर तो वाग का यूज़ हो रहा है या किसी और गैस का यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर फिलिंग ये लोकली जाके फिल करवा के ले आते हैं। ना वो क्वालिटी उसके अंदर होती है, ना वो स्टैंडर्ड होता है, तो वो फिर आके दूसरे की निस्बत कदर जो सस्ता करते हैं या उसी रेट के करीब तरीन ले जाके बेचते हैं। तो ये ज़रा एक एक्शन हमने ही लेना है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब भी, मैं इनसे बात करूँगा, एडीसी साहब, हम कोशिश करेंगे कि रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही सप्लाई करे गैस को, ताकि प्रॉपर तरीके से हमें रेट का ये जिस झंझट के अंदर हम फंसे हुए हैं और डीकेंटिंग से हमें निजात हो। लोग देखते हुए जब लेके जाते हैं गैस, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आप प्रॉपर एजेंसी से गैस लेके जाएँ। जब प्रॉपर एजेंसी से आप लेके जाएंगे तो वो आपकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो सिलेंडर आपका दूसरे मतलब कंपनीज के सिलेंडर या जो डीकेंटिंग वाले सिलेंडर उनसे ज़्यादा चलेगा। और दूसरा ये आपके बर्तन भी काले नहीं होंगे और गैस भी जो है वो क्वालिटी की होगी। तो डीकेंटिंग के ऊपर जो है वो एक एक्शन लिया जाना चाहिए। वो हमारे एंड पे बीइंग अ प्राइस कंट्रोल के सेक्रेटरी मैं रिकमेंड करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर इंशाल्लाह इसको देखेगी, कोई अमल भी आइंदा इसके ऊपर बनाएंगे। चलते चलते आपसे एक ज़ाती नोयत का सवाल भी हो जाए। पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत बासलाहियत, और ऐसी जगह पे जहाँ पे फूड के हवाले से मुख्तलिफ माफियाज के साथ पाला पड़ता है, तो कितनी ये कमाई कर लेते हैं और कितनी गाड़ियाँ आपकी जाती हैं? जनाब मैं गुजारिश करूँ, ये ज़ाती नोयत का सवाल है। मैं गरीब और मुतवस्सित आदमी हूँ। मेरे वालिद साहब प्राइमरी टीचर थे, रिटायर्ड हो गए, उनकी पेंशन के ऊपर घर चलता है मेरा। मेरी ज़ाती गाड़ी तो दूर, मेरे पास ज़ाती बाइसिकल भी नहीं है और मोटरसाइकिल भी मेरे पास, मेरे इतने वसाइल नहीं है। और मुझे एक लिमिटेड तनख्वाह मिलती है। वो सच्ची बात है कि मेरे पास मेहमान इतने आते हैं और मेरा तल्लक वास्ता इतने है यहाँ पे, मैं तो 10 रुपये नहीं दे सकता घर में। और मेरे वालिद की पेंशन ना हो, जो सरकारी आटा जिसका मैं कस्टोडियन हूँ, वो भी अपने घर को मैं प्रोक्योर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम चीज़ों से बचाया। हाँ, माफियाज हर जगह होते हैं, लेकिन ये माफियाज ना हो तो इन अदारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर स्मूथ हमारा निज़ाम चलता रहे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इट्स पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो खैर ये पब्लिक हमारे साथ है, तो फिर कुछ छोटा मोटा इस तरह का आ भी जाए या बड़ा मामला भी आ जाए तो मैं भी इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। और सच की ताकत एक, मैं ये गुजारिश करूँ सब लोगों से कि सच की ताकत एक बड़ी ताकत होती है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो खैर माफियाज होंगे ताकतवर नो डाउट, लेकिन मैंने कभी इनको खातर में नहीं लाया। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और आपकी वाकई एक बड़ी तारीफ़ और नाम है। हम ये चाहेंगे कि आप मुस्तकबिल में भी खिदमत भी करें और इसी तरह दयानतदारी के साथ काम करें। और कोई भी ऑफिसर अगर दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ को, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे तो आवाम को ज़रूर उससे फ़ायदा पहुंचता है। और हमें पूरी उम्मीद और यकीन है कि आप अपनी सलाहियतों को इसी तरह दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करते हुए यहाँ के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।